आज हम भारत की पानी के संकट पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट असल में है क्या और इसके हल कहाँ छुपे हो सकते हैं। और शुरुआत एक पहेली से करते हैं। क्या ये अजीब नहीं कि दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह चेरापूंजी और माउसिन राम के ठीक पास बसे शहर शिलोंग में पानी की भयानक किल्लत है? हर तरफ पानी, पर पीने के लिए नहीं। बिल्कुल। ये बात वाकई सोचने वाली है। हम सब स्कूल से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स। जी। तो फिर कमी कहाँ से आ गई? क्यों ये अनुमान है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा पानी की भारी कमी से जूझेगा? आज की हमारी पड़ताल इसी विरोधाभास पर है। बिल्कुल। आज हम स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि क्या ये मंदिर, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, वो वाकई हमारी प्यास बुझा पाए। बड़े बड़े बांधों की बात कर रहे हैं? हाँ। या फिर जवाब कहीं और छुपाता, शायद हमारी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में, जिन्हें हम शायद भूल गए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र पानी को लगातार नया बनाता रहता है, तो फिर ये कमी शब्द आता कहाँ से है? जब हम पानी की कमी सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर राजस्थान की तस्वीर आती है, जहां महिलाएं सिर पर मटके लेकर मीलों चलती हैं। और वो तस्वीर सच्ची है, लेकिन अधूरी है। स्रोतों के मुताबिक पानी की कमी का मतलब सिर्फ बारिश का कम होना नहीं है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हमारी आबादी बढ़ी और उस आबादी का पेट भरने के लिए हमें ज्यादा अनाज उगाना पड़ा। और खेती पानी की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ पीने के पानी की बात नहीं है, हम असल में अपना भूमिगत जल भंडार खाने के लिए खत्म कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अलग नजरिया है। ज्यादा फसल उगाने के लिए किसानों ने खेतों में ट्यूबवेल और कुएं खोदे, जिससे भूजल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल्स वो खतरनाक तेजी से नीचे जा रहे हैं। ये एक अदृश्य संकट है जो जमीन के नीचे गहराता जा रहा है। सही कहा। और हमारी खाद्य सुरक्षा पर ये एक सीधा खतरा है। और शहरों की तो बात ही अलग है। हर नई बिल्डिंग, हर नई सोसाइटी का अपना 24/7 वाटर सप्लाई का वादा होता है। हाँ। जिसका सीधा मतलब है कि वो अपना खुद का बोरवेल खोदकर उसी साझा घटते हुए भंडार से पानी खींच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। शहरों की घनी आबादी और जीवनशैली को बहुत ज्यादा पानी और ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा यानी बिजली, उसका भी एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है, जिसके लिए भी पानी ही चाहिए। तो ये एक चक्रव्यूह जैसा है, एक जरूरत दूसरी को बढ़ाती है। तो ये सिर्फ पानी की मात्रा का संकट नहीं है, ऐसा भी होता है कि पानी तो है पर इस्तेमाल के लायक नहीं। निश्चित रूप से। और ये संकट का सबसे डरावना पहलू है जल प्रदूषण। मतलब कई बार किसी इलाके में पानी भरपूर होता है, लेकिन हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और शहरों का कचरा वो उसे जहरीला बना देता है। इतना जहरीला कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक तस्वीर है कलकत्ता की। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी भरा है और एक बच्चा उसी गंदे पानी के बीच पीने के पानी का जुगाड़ कर रहा है। ये तस्वीर ये दिमाग में बैठ जाती है। हर तरफ पानी पर एक बूंद भी पीने लायक नहीं। यही है असली संकट। ये पानी की कमी की परिभाषा ही बदल देती है। ये सिर्फ मात्रा की नहीं, बल्कि गुणवत्ता की भी कमी है। बिल्कुल। वैसे इस समस्या से निपटने के लिए सरकार जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं चला रही हैं। जी, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाना है। और अटल भूजल योजना भी है, जो लोगों की सोच को खपत से संरक्षण की ओर ले जाने पर केंद्र था। हाँ, ये बहुत बड़े और जरूरी कदम है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। और इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आजादी के बाद हमने एक बहुत बड़ा दांव खेला था, बड़े बड़े बांध। हाँ। जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर वाक्य है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये विजन बहुत बड़ा था ना? बहुत बड़ा। सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट से सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, शहरों के लिए पानी, मछली पालन, सब कुछ। इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा गया। जी, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये एक नए आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक थे। और उस दौर के योजनाकारों के नजरिए से देखें तो ये जरूरी भी लगता है। देश के सामने भुखमरी का संकट था,
विकास के लिए बिजली चाहिए थी। बिल्कुल, उस समय ये एक क्रांतिकारी कदम था। ये बांध उस समय की सबसे बड़ी जरूरतों का जवाब लगते थे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये मंदिर बने और काम करने लगे, इनकी कुछ ऐसी कीमतें सामने आईं जिनका अंदाजा शायद उस वक्त नहीं लगाया गया था। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। बिल्कुल, इन आंदोलनों ने इन सवालों को पूरे देश के सामने रखा। तो वो क्या कीमतें थीं? इन मंदिरों की नींव में ऐसी क्या खामियां थीं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पानी को नियंत्रित करने के लिए बने बांध नदी के खुद के सदियों पुराने तंत्र को तोड़ देते हैं। नदी के अपने तंत्र को? हाँ, नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वो अपने साथ पोषक तत्वों से भरी गाद, सिल्ट भी लाती है, जो डेल्टा और बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती है। बांध इस गाद को रोक लेते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि बांध उस प्राकृतिक खाद को रोक लेते हैं जो नदी मुफ्त में हमारे खेतों तक पहुंचा रही थी? बिल्कुल, वो नदी का जीवन रक्त रोक लेते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी अनपेक्षित लागत हुई। और नतीजा ये होता है कि जलाशय में गाद जमा होने लगती है और नदी का निचला हिस्सा चट्टानी हो जाता है। इससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। और मछलियों के प्रवास पर भी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। ये बांध नदी को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे मछलियां अंडे देने के लिए प्रवास नहीं कर पाती। उनका पूरा जीवन चक्र टूट जाता है। और सामाजिक कीमत, लोगों पर इसका क्या असर हुआ? इसका असर बहुत गहरा और दर्दनाक रहा है। इन बड़ी परियोजनाओं के लिए लाखों लोगों को अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पूरी दुनिया छोड़नी पड़ी। ये सिर्फ लोगों का विस्थापन नहीं था। नहीं, ये गांव, संस्कृतियों और यादों का डूब जाना था। और जो मुआवजा मिला, वो उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सका। और फिर राज्यों के बीच के झगड़े भी शुरू हो गए, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद। हाँ, और इसे अकादमिक तौर पर नहीं बल्कि इंसानी नजरिए से देखना जरूरी है। सोचिए, आप कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में एक किसान हैं। आपकी पूरी जिंदगी, आपकी खेती उस नदी के पानी पर निर्भर है। और अचानक सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में बने एक बांध की वजह से आपके हिस्से का पानी कम हो जाता है। तो ये आपके लिए कोई सरकारी नीति का मुद्दा नहीं रहता। ये आपके अस्तित्व का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो लगता है कि हमने एक समस्या को सुलझाने के लिए कई नई समस्याएं खड़ी कर दी। ये एक तरह का गतिरोध महसूस होता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता था? क्या हम कुछ ऐसा नजरअंदाज कर रहे थे जो पहले से ही हमारे पास मौजूद था? और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में पानी को सहेजने और इस्तेमाल करने के इतने कमाल के और चालाक तरीके मौजूद थे कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। सच में? हमारे पूर्वजों को बारिश के मिजाज, मिट्टी की किस्मों और स्थानीय भूगोल की गहरी समझ थी। किस तरह के तरीके थे? हर इलाके के लिए अलग। जैसे पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों तक पानी लाने के लिए गुल या कुल जैसी नहरें बनाई गईं। बंगाल के बाढ़ वाले मैदानों में बाढ़ के पानी को ही सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के अद्भुत चैनल बनाए गए। और राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में? वहां तो कमाल ही कर दिया गया। जैसलमेर में खादिन्स और दूसरी जगहों पर जौहड़ बनाए गए, जो असल में बारिश के पानी को जमा करने वाले खेत थे। और राजस्थान के टांका के बारे में तो मैंने भी सुना है। वो तो हर घर का अपना निजी वाटर बैंक हुआ करता था। बीकानेर, फलोदी जैसे इलाकों में लगभग हर घर के आंगन में एक भूमिगत टैंक होता था जो किसी बड़े कमरे जितना बड़ा हो सकता था। और छत का पानी उसमें जाता था? जी, घर की ढलान वाली छतों को एक पाइप से इससे जोड़ दिया जाता था। बारिश का सारा पानी पाइप से होकर इस टांका में जमा हो जाता था। और इस पानी को बड़े सम्मान से पालर पानी कहते थे। हाँ, बिल्कुल, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप। गर्मियों में जब सारे स्रोत सूख जाते थे, तब यही पालर पानी जीवन बचाता था। अविश्वसनीय। कुछ घरों में तो इन टांकों के बगल में भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, जो गर्मी में प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते थे। मतलब एक ही डिजाइन से पानी का संरक्षण भी और गर्मी से राहत भी। ये कितनी गहरी सोच थी इसके पीछे। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। मेघालय का उदाहरण देखिए, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाँ, जहां शिलोंग में पानी की कमी है। उसी मेघालय में 200 साल पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली आज भी इस्तेमाल होती है। झरनों के पानी को बांस के पाइपों के नेटवर्क के जरिए सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। बांस के पाइप से? हाँ, और पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ये प्राकृतिक माइक्रो इरिगेशन है, जिसे आज हम महंगी तकनीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है,
ये तरीके आज भी काम करते हैं। बिल्कुल, कर्नाटक का गेंदाथुर गांव इसका जीता जागता सबूत है। वहां के करीब 200 घरों ने अपनी छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई है। और उसका नतीजा? आज वो गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। वाह। तमिलनाडु तो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हर घर के लिए रूफटॉप हार्वेस्टिंग को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है। ये दिखाता है कि इन पारंपरिक तरीकों को बड़े पैमाने पर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। पश्चिमी राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी पानी पहुंचा है, हाँ, इन टाकों की परंपरा कमजोर पड़ रही है। ये सुविधा और परंपरा के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। हाँ, और अक्सर सुविधा जीत जाती है, भले ही वो लंबे समय के लिए टिकाऊ न हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एक तरफ बड़े बांध हैं, विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक, लेकिन जिनकी एक बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत है। और दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी स्थानीय तकनीकें हैं जो टिकाऊ और समुदाय आधारित है। तो रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि संतुलन साधने में है। चुनौती ये है कि हम आधुनिक तकनीक की ताकत को पारंपरिक ज्ञान की समझदारी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता? शायद नहीं। बड़े प्रोजेक्ट अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ स्थानीय विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी। और यहीं पे मैं अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर अपने भविष्य के समाधान बड़ी केंद्रीकृत तकनीक में खोजते हैं। एक और बड़ा बांध, एक और लंबी पाइपलाइन। हाँ, पर क्या हो अगर हमारे शहरों की पानी की सुरक्षा का सबसे मजबूत समाधान लाखों छोटे छोटे सरल टांकों में छिपा हो, जिन्हें हमारी शहरी बनावट का हिस्सा बना दिया जाए? क्या हो अगर हमारे भविष्य की जल सुरक्षा का रास्ता हमारे अतीत से होकर गुजरता हो? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, और हम कुछ सवाल भी छोड़ना चाहेंगे श्रोताओं के लिए। जी, जैसे कि आपके अनुसार पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती आबादी, उद्योग